दोस्तों नमस्कार। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने ओल्ड पेंशन सिस्टम के ऊपर बनाया था कि ओल्ड पेंशन स्कीम बेसिकली है क्या और ओल्ड पेंशन स्कीम किसके बारे में है, उसके बेनिफिट्स, उसके ड्रॉबैक्स मैंने उसमें लास्ट वीडियो में बताए थे आपको। एक वीडियो मैंने इसीलिए निकाला। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैंने जैसा आपसे वादा किया था पिछली वीडियो में कि मैं एनपीएस के लिए भी एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज इस वीडियो में हम केवल ये डिस्कस करेंगे कि न्यू पेंशन सिस्टम एक्चुअल में है क्या और न्यू पेंशन स्कीम पर जो इतना शोर शराबा हल्ला मचा हुआ है वो एक्चुअल में क्या है और क्या न्यू पेंशन सिस्टम जैसा कि गवर्नमेंट बता रही है पब्लिक के लिए बेनिफिशियल है या फिर बेनिफिशियल नहीं है, ये लोग आप डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं आज इस पेंशन सिस्टम पर आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा और अंत में, इस वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नेशनल पेंशन सिस्टम की सबसे बड़ी खामियां क्या है। वो खामियां भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था जिसका नाम था ओएसिस। उस ओएसिस प्रोजेक्ट का जो मेन मकसद था वो ये था कि जो अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयज है, यानी जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं, उन एम्प्लॉयज का उत्थान या फिर कहें कि उनका वेलफेयर किस तरीके से किया जाए, और उसी को सोचते समझते हुए कुछ उसमें सुझाव दिए गए जिसको माना गया। और नेशनल पेंशन सिस्टम को, यानी जो ओएसिस के बेस पर जो एनपीएस लाया गया था, उस एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम को दिसंबर 2003 में नोटिफाई कर दिया और पूरे देश में नेशनल पेंशन सिस्टम जनवरी 2004 से लागू हो गई। दोस्तों अब इस नेशनल पेंशन सिस्टम में, जैसे मैंने बताया, जनवरी 2004 में लागू तो हो गई, लेकिन इस नेशनल पेंशन सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए कुछ चीजें थी जो धीरे धीरे उसमें सुधार होता गया। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी चीज लाई जाती है तो उसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है और उस सुधार की गुंजाइश को करने के लिए धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से इसको और एक्सटेंड किया गया। अब मैं इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ कि नेशनल पेंशन सिस्टम में आर्मी नहीं आती, नेवी नहीं आती और एयरफोर्स नहीं आती, यानी आर्म फोर्सेस कहें तो वे इसके अंदर नहीं आती। अब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया या बहुत बड़ी बात हो गई कि कुछ लोगों का ये मानना है, जो आंदोलन भी चल रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, सबका ये मानना है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आर्म फोर्सेस की तरह हर जगह कंधे से कंधा मिला के काम करती हैं और उनकी जिम्मेवारियां भी बहुत बड़ी होती हैं, कम नहीं होती। चाहे आप वीआईपी सिक्योरिटी अरेंजमेंट ले लीजिए या फिर किसी टेंस माहौल के अंदर उनके डिप्लॉयमेंट ले लीजिए। आप देखिएगा कि जब भी चुनाव होते हैं तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहाँ लगाया जाता है, वीआईपी सिक्योरिटी, वीआईपी मूवमेंट्स में उनका इस्तेमाल किया जाता है और बॉर्डर पे तो बीएसएफ, आईटीबीपी जैसी फोर्सेस जो है वो हमेशा लगी हैं। तो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, बावजूद इसके पैरामिलिट्री फोर्सेस को एनपीएस में रखा गया, यानी नेशनल पेंशन सिस्टम भी रखा गया, और जो आर्म्ड फोर्सेस थी उन सारी फोर्सेस को ओल्ड पेंशन सिस्टम के अंदर रखा गया। हालांकि गवर्नमेंट इस पे कभी भी कोई डिस्टिंग्विश तरीके से आंसर नहीं दे पाई कि इसकी ठोस वजह क्या है, लेकिन अगर हम व्यापक तौर पर देखें या इशारा देखें तो समझ में ये आता है कि जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं उनकी जिम्मेदारियां, उनकी ट्रेनिंग, उनकी चयन की प्रक्रिया बहुत डिफरेंट होती है, बहुत हार्ड होती है और उनको हार्ड जगहों पर ही सर्वाइव करना पड़ता है। आप देख लीजिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी ग्लेशियर, वहां पर भी इंडियन आर्मी लगी है। तो क्योंकि उनको बहुत विपरीत परिस्थितियों में सेवा करनी होती है देश की, इसलिए उनको ये सुविधा दी जाती है। दोस्तों ठीक भी है। अब बात ये उठती है कि नेशनल पेंशन सिस्टम में क्या कोई सुधार की गुंजाइश भी थी? बिल्कुल थी। 2004 के अंदर जनवरी में केवल इसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पे लागू किया गया, यानी जो पुरानी पेंशन थी उसे हटा दिया गया और नेशनल पेंशन सिस्टम लागू कर दिया गया। पुरानी पेंशन में मैंने बताया था कि आपको जो आपकी लास्ट डो सैलरी होती थी उसका 50% लगभग आपको मिलता था, साथ में आपको डियरनेस रिलीफ भी मिलता था, डीआर भी मिलता था और उस तरीके से आपकी पेंशन बनती थी। लेकिन जो न्यू पेंशन सिस्टम आया इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके अंदर बहुत सिंपली मैं आपको चरणबद्ध तरीके से बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि इस नेशनल पेंशन सिस्टम में एम्प्लॉयज की 10% बेसिक सैलरी का जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे और 14% कंट्रीब्यूट करेगी गवर्नमेंट। पहले वो 10% कंट्रीब्यूट करते थे, लेकिन उसको 10 से बढ़ा के 14 कर दिया, तो गवर्नमेंट 14% करेगी, आप 10% करेंगे। टोटल अमाउंट जो भी आपका इकट्ठा होगा एट द एंड जब आप रिटायर होंगे तो उस अमाउंट को आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें भी पार्शियल विड्रॉ है, आप फुल विड्रॉल नहीं कर सकते। वो मैं आपको बताता हूं कि कितना पार्शियल विड्रॉ है, कितना उसके अंदर आप फुल विड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं।
उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि 2018 और 2019 में इस नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस किए गए। यूनियन कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी और उसके अंदर फिर चेंजेस किया गए। तो वो क्या चेंजेस थे आप देखिए। दोस्तों आप देख रहे हैं पहला चेंजेस में ये किया गया कि जो सरकार थी, सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाकर 10% से 14% तक कर दिया। जैसा कि मैंने बताया आपको कि कोई कर्मचारी है वो अपना जो कंट्रीब्यूशन है बेसिक पेमेंट का 10% करेगा और गवर्नमेंट जो उसको 10% वो भी करती थी, लेकिन उस 10% को अपने वाले को बढ़ा के गवर्नमेंट ने 14% कर दिया। यानी 10% अब प्राइवेट जो एम्प्लॉय है वो देगा और 14% गवर्नमेंट देगी, यानी टोटल मिला के वो आपका ऐड होता चला जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट बात इसमें ये आई जो चेंजेस हुए कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन फंड सिलेक्ट करने की परमिशन दे दी। देखिए पहले ये होता था दोस्तों, पेंशन सिस्टम में टीयर 1 और टीयर 2 की बात होती है। टीयर 1 मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा और टीयर 2 भी डिस्कस करूंगा, पर टीयर 1 में आपको छोटा सा यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आप समझें कि टीयर 1 होता ये है कि 10% और 14% का जो कंट्रीब्यूशन है वो लास्ट में आपको मिल जाएगा। ये एक अलग चीज हो गई। टीयर 2 में आप जैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ पब्लिक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती है, कुछ सिक्योरिटी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, यानी वो गवर्नमेंट कह रही है कि भैया आप बाहर बॉन्ड में जो बाहर आप करते हैं इन्वेस्टमेंट वो आप वहां ना करके इसी में कीजिए। तो पहले क्या होता था कि जो फंड की जो मैनेजमेंट है वो सरकार करती थी, लेकिन बाद में उसको परमिशन दे दी कि जिस फंड में भी आप चाहें आप ले लीजिए। तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी पेंशन फंड सिलेक्ट करने की परमिशन दे दी गई। नेक्स्ट इसके अंदर चेंजेस ये किया गया कि 2004 से 12 में जो कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट नहीं कर पाई थी जिनको, उस कंट्रीब्यूशन के लिए भी उन्होंने परमिशन दे दी कि जो एक तरीके से कहें कि एरियर दे दिया, यानी 2004 से 12 में जो कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ था वो उन्होंने कंपनसेशन दे दिया उसका, और वो भी उन्होंने अलाउ कर दिया था इसमें। दूसरा इसके अंदर ये हुआ कि टैक्स लिमिट को इसमें बढ़ा दिया गया, वो 60% तक ले गए, यानी विड्रॉल पे आपको टैक्स में 60% तक छूट मिलेगी। दूसरी बात ये आई कि टीयर 2 में जो एटीसी है, एटीसी सेक्शन है, जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो एटीसी इनकम टैक्स का जो सेक्शन है उसके अंदर भी कवर्ड होगा, और यानी एटीसी के अंदर कवर्ड होने का मीनिंग ये है कि वहां से आपको रिबेट मिलेगी। तो पेंशन में जो पेंशन कह रहा हूं मैं, जो भी आपको इसके अंदर मिलेगा उसके ऊपर आपको रिबेट भी दोस्तों मिल जाएगी। दोस्तों ये कुछ चेंजेस थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किए, और उसके बाद अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि एक्चुअल में एनपीएस में होता क्या है, एलिजिबल कौन है, किस तरीके से आप करेंगे और किस तरीके से आप जो है इसके अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं आपको सब बताता हूं स्टेप बाय स्टेप, आप सुनिएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको बताता हूं। मैंने जैसे सबसे पहले आपको बताया कि 10% जो बेसिक पेमेंट होगी उसका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करेगा और जो 14% है वो एम्प्लॉयर करेगा। दोस्तों 2004 में सिर्फ इसके अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय आते थे और 2019 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया कि इसमें कोई भी आ सकता है। यानी जैसे मैंने बताया था कि उसका जो ओएसिस का प्रोजेक्ट का जो मेन मकसद था वो प्राइवेट सेक्टर को एम्पावर करना था, जो उसके एम्प्लॉयज थे उसको एम्पावर करना था, इसलिए फिर उनको भी ज्वाइन करा दिया गया। अब इसमें यह है कि इसकी जो उम्र की जो समय सीमा है 18 से 70 साल तक, 18 से 70 साल तक का जो भी व्यक्ति है वो एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकता है और इसके अंदर अपने कंट्रीब्यूशन को स्टार्ट कर सकता है। दूसरा ये है कि इसमें एक एक्सटेंशन पीरियड होता है कि पहले इसको लोग 60 साल तक ही कर सकते थे, यानी 60 साल जो आपकी रिटायरमेंट एज थी, 60 साल तक आप पेमेंट कीजिए, उसके बाद आप विड्रॉल स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन होता क्या है कि 60 साल को बढ़ा के 75 साल कर दिया कि भाई कोई बंदा रिटायर हो जाए, वो ये कहता है कि नहीं मैं तो अब भी कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करूंगा, चालू रखूंगा और जो मेरा कंट्रीब्यूशन होगा चलता रहेगा, मैं विड्रॉल नहीं कर रहा, तो वो इसको 75 साल तक कर सकता है। 75 साल तक इसका एक्सटेंशन कर दिया गया। अब दोस्तों एटीसी के अंदर भी, इसके अंदर मैंने बताया कि रिबेट मिलता है, वो रिबेट भी इसके अंदर कंटिन्यू रहा। दूसरा ये आ गया कि एनपीएस में 10% बेसिक पे का जाएगा प्लस 2 लाख रुपए और आपके बचेंगे। ये इसका एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम कहें तो वो इसके अंदर आ जाता है दोस्तों। अब दोस्तों इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात कि ठीक है एनपीएस, लेकिन हम एनपीएस के अंदर अपना पैसे को इन्वेस्ट कैसे करें या कंट्रीब्यूट कैसे करें, क्या प्रोसीजर होता है उसका। तो इसके लिए जैसे एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, पैन नंबर, उसी तरीके से एक प्रैन होता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। अब परमानेंट रिटायरमेंट जो अकाउंट नंबर होता है वो आप किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं, किसी भी पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। यानी ये क्या है, अकाउंट आपका गवर्नमेंट के साथ ही खुल रहा है, लेकिन ये क्या है, उसके डीएस से कह सकते हैं आप कि गवर्नमेंट ने इनको ऑथोराइज कर दिया कि आप अकाउंट खोलिए। प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
अकाउंट आपका गवर्नमेंट के साथ है, लेकिन इनको ऑथोराइज कर दिया कि आप अकाउंट खोलिए और मैनेज ये करेंगे, तो आप इसको वहां अकाउंट ओपन कर सकते हैं पैन, और अपना कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। वो ऑटो पेमेंट होती रहेगी 10% आपके सैलरी से, बेसिक पेमेंट का, और उसी में गवर्नमेंट जो है 14% अपना ऐड करती है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि टीयर 1 और टीयर 2 एक्चुअल में है क्या। देखिए, एनपीएस सिस्टम का जो मकसद था वो ये कि कंट्रीब्यूशन होता रहे, गवर्नमेंट उसको कंट्रीब्यूट करता रहे, यानी आपके ही पैसे को एट द एंड जब आपका रिटायरमेंट होगा तो गवर्नमेंट आपको देना स्टार्ट करेगी। यानी आप अपने अमाउंट के 60% को विड्रॉ कर सकते हैं, और जो 40% अमाउंट बचेगा वो आपको धीरे धीरे मिलेगा, यानी किस्तों में आप कह लीजिए वही पेंशन है। तो जो अमाउंट आपको धीरे धीरे मिलता रहेगा वो आपकी पेंशन होगी, और वो आपके सर्वाइवल के लिए चलता रहेगा। वो आपको एक साथ निकालने की परमिशन इसमें नहीं है। दूसरी बात, तो ये एक टीयर 1 के लिए मैंने बात कही। दूसरी बात ये है कि टीयर 2 के अंदर जो होता है, टीयर 2 के अंदर जैसे मान लीजिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाहर से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो गए, सिक्योरिटीज बॉन्ड हो गए, गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, या जो भी गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें निकालती है, या फिर म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट, कुछ भी हम करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट का जो पर्पस था उसके लिए टीयर 2 ला दिया कि आप इन्वेस्टमेंट बाहर क्यों कर रहे हैं। जैसे हम थर्ड पार्टी ऐप यूज करते हैं ना, ज़ेरोधा वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं, तो जो थर्ड पार्टी एप्स अब कहते हैं आप वहां से ना करके आप यहीं कीजिए, यानी टीयर 2 अकाउंट भी उसी में ओपन हो जाएगा। तो आप जो है उसके अंदर सिक्योरिटी बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, कुछ भी हो गए, इनमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ, टीयर 2 में इन्वेस्टमेंट में जितना भी आप डालें, जितना भी आप निकालें, उससे कोई पूछने वाला नहीं, यानी आप डाल और निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेस्टमेंट आप वहां कीजिए और उसके ऊपर कोई कैप नहीं है, लिमिट नहीं है, आप कभी भी निकालें, कभी भी डालें। लेकिन टीयर 1 जो है वो केवल और केवल आपके लिए, तो आप उसको फिक्स रखेंगे और वो आपको तब मिलेगा जब आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी दोस्तों। तो वो रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, इसलिए ही उसको नेशनल पेंशन सिस्टम बोला जा रहा है। अब दोस्तों इसके अंदर जो दोस्तों एक मेन इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर आपको नॉमिनी देने हैं। मान लीजिए कि रिटायरमेंट के बाद किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उसने जो अमाउंट जमा किया था वो मिलेगा कैसे। तो आपको 3 इसके अंदर नॉमिनी देने हैं, और वो तीनों नॉमिनी को परसेंटेज भी बताना है कि मेरे जो टोटल अमाउंट है उसका कितना परसेंट किसको मिले, यानी 10%, 20%, जिसको भी जो देना चाहें, 50% या 100%, वो आप नॉमिनी को बता सकते हैं कि इनको इतना परसेंट, इनको इतना परसेंट मिले। अब जब गवर्नमेंट आपकी डेथ हो जाती है तो ऐसा नहीं गवर्नमेंट आपका पैसा खाएगी, नहीं, जो एम्प्लॉय आप जो नॉमिनी आपने रखे हैं उन नॉमिनी को गवर्नमेंट वो पैसा देना स्टार्ट कर देगी एनपीएस के तहत। यानी जो चीज एज ए पेंशन उनको मिलती थी, समझ लीजिए वही पेंशन है, तो वो अमाउंट उनको मिलना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये भी एक एनपीएस की एक खूबसूरती कह लीजिए कि डेथ के बाद भी वो पेंशन रुकती नहीं है, जो आपका अमाउंट है वो आपके घर वालों को जरूर दिया जाए। दोस्तों अब मैं, जैसे मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि मैं आपको कुछ ड्रॉबैक्स बताऊंगा इसके, जो एनपीएस सिस्टम के जो सबसे बड़े ड्रॉबैक्स हैं। दोस्तों जैसा अभी हमने कहा कि ओल्ड पेंशन सिस्टम में आपको कुछ भी जमा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसमें आपको आपका ये अमाउंट 10% आपकी सैलरी का अमाउंट डिडक्ट होगा, और डिडक्ट होकर उसमें जमा होगा, साथ में डियरनेस अलाउंस के साथ उसके अंदर ऐड होके फिर वो आपका ये अमाउंट गवर्नमेंट आपको वापस कर रही है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, यानी आपके ही पैसे आपको दिए जा रहे हैं इंटरेस्ट के साथ। वो बात अलग हो गई कि उसका अमाउंट भी बढ़ेगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन आपके ही पैसे हैं वो, और आपको ही देने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम ला दी। नंबर 2, नेशनल पेंशन सिस्टम के आने के बाद कोई भी जीपीएफ का एडवांटेज नहीं है, और इसके अंदर सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर कोई भी फिक्स अमाउंट पेंशन है ही नहीं। यानी जो अमाउंट आपको मिलेगा वो आपका तो बेसिक है, लेकिन अगर आपने निकासी ज्यादा कर ली तो फिर आपको कम पेंशन मिलेगी, अगर आपने कुछ नहीं निकाला तो आपको ज्यादा पेंशन मिलेगी। यानी अमाउंट आपका ही है, धीरे धीरे तो लेना ही है। 60% आपने निकाले, 30% निकाल लें, 40% निकाल लें, जो बचेगा फिर वो आपको वैसे मिलना शुरू हो जाएगा। यानी ये इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसके अंदर जीपीएफ एडवांटेज नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा इसका इशू या कहें कि डिसएडवांटेज ये है कि ये मार्केट बेस्ड है दोस्तों, और मार्केट लिंक्ड है, और जो रिटर्न बेस्ड है, यानी जो आप अमाउंट दे रहे हैं वही आपको मिलेगा रिटर्न के रूप में, यानी आपको उसको ब्याज भी सरकार देगी, तो वो आपको एज ए पेंशन के रूप में देना स्टार्ट कर देंगे। मार्केट लिंक्ड है, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपके पैसे को आपको ही दे रहे हैं ब्याज लगा के। अब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं तो उसको इन्वेस्ट करेगी, तभी तो आपको रिटर्न कर पाएगी। साधारण भाषा में इसको कहें तो पे आउट इसके अंदर अनसर्टेन है, अनिश्चित है, यानी जो आपको अमाउंट कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है, निश्चितता नहीं है कितना मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि आपने कितना निकाला, कितना रह गया, उसके ऊपर वो मिलेगा। लेकिन सिस्टम इसके अंदर यही है, नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर
कि इसके अंदर आपका ही पैसा आपको दिया जाएगा। कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट उसमें जरूर कर रही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा पहले 100% कंट्रीब्यूशन होता था। ओल्ड पेंशन सिस्टम में क्या था कि आपका कुछ नहीं कट रहा है, लेकिन आपको मिल पूरा रहा है। जो भी आपकी बेसिक, जो भी आपकी लास्ट में सैलरी होती थी उसका 50% आपको मिल जाता था लगभग। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 10% आप दे रहे हैं, साथ में 14% दे रही है गवर्नमेंट। यानी अब ये कह लीजिए कि 14% देने के बाद गवर्नमेंट आपका पैसा जो टोटल बनता है वो आपको रिटर्न कर देती है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक और था। यानी टोटल ये बहुत बड़े ड्रॉबैक्स हैं। इसीलिए ओल्ड पेंशन सिस्टम के लिए इतनी लड़ाई, जद्दोजहद और इतनी आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। और क्या गवर्नमेंट इस पर विचार करेगी, क्या नहीं करेगी, ये तो खैर आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन ठीक है कि आप ओल्ड पेंशन सिस्टम के लिए लगे रहिए और हो सकता है गवर्नमेंट इसको लागू भी करे। दोस्तों अंत में एक बात मैं इसमें सिंपली कहना चाहूँगा कि ओल्ड पेंशन सिस्टम फार बेटर था एनपीएस से, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर के रूप में अगर आप देखेंगे तो फिर इसमें सबको लिबर्टी दे दी गई कि कोई भी व्यक्ति इसके अंदर जो है अकाउंट ओपन करा सकता है जो प्राइवेट सेक्टर में है। और उसका जो बाद में रिटायरमेंट प्लान होता था वो कुछ नहीं होता था, तो वो रिटायरमेंट प्लान उसका यहाँ से जनरेट हो जाता है, जो कि उसके लिए बहुत बड़ी अच्छाई है। प्राइवेट सेक्टर में कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है, वहाँ पर रोज लाना, रोज खाना, रोज खर्च कर देना। जैसे मान लीजिए एक दिहाड़ी मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर के पास क्या है, कुछ भी मीन्स उपलब्ध नहीं है, उसको रोज के जो मिलते हैं वो वही खाते हैं, कमाते हैं। लेकिन एट द एंड अगर इस टाइप की चीज़ें ला दी गई तो उससे क्या होगा कि जब उनका रिटायरमेंट होगा, रिटायरमेंट के टाइम पे एटलीस्ट उनके हाथ में एक अमाउंट होगा जिससे उनका बुढ़ापा ठीक ढंग से कट सकता है। इसलिए अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में देखेंगे तो फिर नेशनल पेंशन सिस्टम बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कोई डाउट। आपके क्या विचार हैं दोस्तों, आप क्या सोचते हैं एनपीएस के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और मिलते हैं अगली नई वीडियो में दोस्तों। नमस्कार।